हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का जो पेपर है वो 30 मार्च को इंग्लिश का पेपर होने वाला है। आप सभी को पता है, काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये चिंता बनी हुई है कि जो इंग्लिश का पेपर है उसमें हम कैसे अपना अच्छा स्कोर कर पाएँ, 90 प्लस स्कोर कर पाएँ। काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन है क्योंकि इस बार का जो इंग्लिश के पेपर का पैटर्न है वो बिल्कुल आपका बदला हुआ है। देखिए, जो प्रारूप है यानी जो क्वेश्चनों को पूछने का ढंग है वो बदला गया है, ना कि प्रश्नों को बदल दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पेपर जैसा पिछली ईयर आता था वैसा ही आएगा, बस प्रश्नों का जो क्रम है वो बदल दिया गया है, ठीक है। कैसा आपका पेपर आने वाला है, बिल्कुल हूबहू वैसा ही प्रश्न पत्र मैंने आपके सामने लिया है और इस मॉडल पेपर को मैं यहाँ पर सॉल्व भी कराऊंगा। यानी ग्रामर पोर्शन को मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि जो 30 मार्च को आप पेपर देने जा रहे हैं उसमें किस प्रश्न पर कितना आपको समय देना है, जिससे आप 3 घंटे में जो है पूरे प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से हल कर पाएं और बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर अवश्य कर पाएं। 90 प्लस स्कोर आप जरूर कर पाएंगे यदि आप इस पूरी क्लास को ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। मेरा आप सभी लोगों से वादा है। चलिए, टाइम को लॉस नहीं करते हैं और अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आप सभी लोगों के समक्ष, आप देख सकते हो कि इंग्लिश का मॉडल पेपर लिया है, जैसा कि प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में मिलने वाला है अभी 30 तारीख को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पूर्णांक है वो आपका 100 नंबर का होगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का होगा। तो कैसे, किस प्रश्न पर हम कितना समय दें जिससे हमारा प्रश्न पत्र जो है वो 15 मिनट पहले सॉल्व हो जाए। मैंने कई बार आपको बताया है कि 15 मिनट पहले प्रश्न पत्र जरूर सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना होता है, जो आप आंसर नंबर डालते हो उसके नीचे बढ़िया लाइन आप खींच सकते हो, जो आप प्रश्न आंसर लिख चुके होते हो उसके नीचे आप बढ़िया लाइन खींच सकते हो। 15 मिनट में कॉपी को अच्छी तरीके से आप जो है सजा सकते हो और आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। इसलिए पेपर भले 3 घंटा 15 मिनट का, लेकिन आपको 3 घंटे के अंदर पेपर जो है सॉल्व कर होना है। तो कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन होगा आप सभी को यहाँ पर पढ़ता है, सेक्शन ए, ये रीडिंग पोर्शन होगा। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पर पैसेज दिया जाएगा सबसे पहले इसको आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, बिना जल्दबाजी किए हुए। एक बात को ध्यान समझिए, जो इतना बड़ा यहाँ पर पैसेज आपको दिया जा रहा है, इस पैसेज को पढ़ने में आपका समय भी लॉस होगा। इसलिए आप जब भी इसको पढ़ना तो जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, ठीक है। अच्छे तरीके से एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से समझते भी जाना है, क्योंकि इसी पैसेज को पढ़ने के पश्चात आपको यहाँ पर देख सकते हो नीचे कम से कम 5 क्वेश्चनों के जवाब भी देने हैं। तो ऐसा नहीं कि आप पैसेज एक बार पढ़ चुके हो उसके बाद जब प्रश्न पढ़े तो पैसेज फिर पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो आपका जो समय है इस तरीके से दोगुना जाएगा। और मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है रीडिंग पोर्शन, ठीक है, जो रीडिंग पोर्शन है इस पोर्शन को सॉल्व करने में आप मैक्सिमम अपना 20 मिनट का समय लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब 20 मिनट में आपको कैसे क्या करना है, देखिए, आप 20 मिनट में 10 मिनट में आपको क्या करना है, आपको इस पूरे पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर 10 से 12 मिनट का समय भी ले ले तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब आपके पास जो आपका 8-9 मिनट का समय बचेगा, बस आपको कुछ नहीं करना, प्रश्न पढ़ना। जैसे ही प्रश्न पढ़ोगे आपके दिमाग में तुरंत आंसर पता चल जाएगा, तुरंत आपको आंसर यहाँ पर लिख देना है। 3 नंबर का प्रश्न है, 2 से 3-4 लाइन का आपका आंसर होगा, ठीक है। 2 लाइन का भी हो सकता है, बस वो तो निर्भर करता है कि आप पैसेज किस तरीके से कितना अच्छा पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपका ये होगा सेक्शन ए के अंतर्गत। जब आप कॉपी पर लिखना तो आपको सेक्शन ए डाल देना है सबसे पहले, और सेक्शन ए डालने के बाद, ठीक है, आपको 2 लाइनें के बाद आंसर लिखना है, आंसर नंबर 1। उसके बाद आपको इस पैसेज को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। कॉपी अच्छी लगनी चाहिए इसलिए दूर दूर लिखिएगा। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी राइटिंग पोर्शन होता है। इसमें क्या होता है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया, राइट एन आर्टिकल एन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। ये जो प्रश्न है वो 10 अंक का आता है और इसमें आपसे एक ऐसे पूछा जाएगा, एक आर्टिकल पर आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। जो भी आपको लिखना होगा वो आप 100 से 150 वर्ड में लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, 100 से 150 वर्ड में लिखना है। और इस प्रश्न पर बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं लेना है, क्योंकि इस पेपर में कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर आप सभी लोगों को ज़्यादा समय देना होता है। तो जो सेक्शन बी है ये 10 अंक का होता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है, इसमें बस मैक्सिमम और मैक्सिमम आपको 15 मिनट का समय लेना है।
कितना समय लेना है, 15 मिनट का समय लेना है। इससे ज़्यादा समय नहीं लीजिएगा क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहले ही आगे जो आपके जो 1-2 क्वेश्चन उसी में समय ले लोगे तो फिर आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप टेंशन में हो जाओगे, पेपर आपका खराब भी हो सकता है। इसलिए समय का जरूर ख्याल रखना है, उतने ही समय में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 आपसे पूछा जाएगा सेक्शन बी के अंदर, उसमें आपसे पूछा जाएगा लेटर। एक लेटर लिखना रहेगा आप सभी लोगों को। लेटर लिखने का प्रारूप आप देख सकते हो आपकी किताब में दिया गया है। ठीक है, उस प्रारूप के आधार पर आपको लेटर लिखना है और लेटर लिखने के लिए आपको 10 अंक मिलते हैं, 10 अंक इसमें भी मिलते हैं और आप लेटर लिखने के लिए मैक्सिमम 10 मिनट का समय ही लीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए यहाँ पर जो भी मैं समय लिख रहा हूँ आप इसको अपनी कॉपी पर लिख सकते हो, बाद में भी जोड़ लीजिएगा, आपको जोड़ने पर 180 मिनट मिल जाएंगे। ठीक है, यानी आपको बहुत ज़्यादा हम समय यहाँ पर कम ज़्यादा करके नहीं बता रहे हैं कि आपको बाद में कंफ्यूजन हो। तो लेटर लिखने में मैक्सिमम आप 10 मिनट का समय ले लीजिएगा, अगर आप 15 मिनट का भी ले लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर बात करें जो आपका आता है सेक्शन सी, पेपर आपका 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन सी में ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है। ग्रामर पोर्शन को देखिए बहुत ही केयरफुली आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, अगर आप छोटी सी त्रुटि कर देते हो तो नंबर आपका तुरंत काट लिया जाएगा। ग्रामर पोर्शन में जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा उसमें पूछा जाएगा आपसे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका करेक्ट ऑप्शन आप सभी को चूज करना है। तो बहुत ही केयरफुली आप सभी लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में कि द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, यानी जिस देश में सरकार की अनुपस्थिति हो, ठीक है, जिस देश में सरकार की क्या हो, अनुपस्थिति हो, उसको क्या कहते हैं, अनर्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनर्ची। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अनर्ची का मतलब होता है अराजकता। क्या होता है, अराजकता होता है भाई। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और बी पोर्शन को अब देखिए यहाँ पर आप समय कैसे नहीं लॉस करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। सेक्शन सी डालने के बाद आंसर नंबर 4 डालना है, आंसर नंबर 4 डालने के बाद ए करके आपको जो ऑप्शन, जैसे ऑप्शन नंबर 2 तो ऑप्शन नंबर 2 डाल के उसका आंसर लिख के टिक कर देना है बस। ये नहीं कि आप ये भी उतारने लगो, इसको उतारने में आपको समय लॉस नहीं करना है क्योंकि आपको यहाँ पर जो है देख सकते हो कि 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक जो है प्रश्न का जो नंबर है वो 2 अंक निर्धारित है। तो ज़्यादा समय को लॉस नहीं करना है, आंसर को सिर्फ लिखना है क्योंकि बहुत सारा आपको इस पेपर में लिखना रहेगा अभी आगे के प्रश्नों में। आगे आपसे दूसरा पार्ट पूछा जा रहा है कि द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन, यानी जो ये आपका वर्ड लिखा हुआ है इसका मीन्स क्या है, इसके 4 मतलब अर्थ क्या है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इंचिंग टूवर्ड्स इसका मतलब ये होता है किसी एक दिशा में धीरे धीरे चलना। तो चारों ऑप्शन को हम देखेंगे तो टू मूव का मतलब चलना स्लोली ना डायरेक्शन, मतलब धीरे धीरे किसी एक दिशा में। तो यानी इसका जो मीन्स होगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर 3 लिखकर टिक कर देना है। फिर बड़े सी प्रश्न की ओर, तो सी प्रश्न में बोला जा रहा है कि द सिनोनिम ऑफ मेगर इज, ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, सिनोनिम नहीं, सॉरी अर्थ नहीं पूछा जा रहा है, सिनोनिम पूछा जा रहा है। सिनोनिम आपको बताना है मेगर का क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मेगर का मतलब होता है भाई बहुत कम यानी अल्प होता है। तो अल्प यहाँ पर जो 4 मीनिंग दी गई हैं किसके माने होता है, तो अल्प जो होता है वो स्कैंटी माने होता है। तो आपका जो क्वेश्चन सी का जो आंसर नंबर 3 या 2 हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए आपके जो मीनिंग पावर है वो जो है अच्छी होनी चाहिए। ठीक, तभी आप आंसर दे सकते हो, यानी जो ओकायब है उसको अच्छी तरीके से आपको तैयार करना होगा। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन है हमारा वन शुड डू हिज ड्यूटी। ये आपका एक वाक्य दिया है, इसमें पूछा जा रहा है विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, मतलब इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है, कहाँ पर त्रुटि है। आप सभी लोगों ने सिंटैक्स के रूल पढ़ा होगा, वहाँ पर देखिए सिंटैक्स के रूल पढ़े हैं, सिंथेसिस भी पढ़े हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़े हैं। वहाँ पर आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि वन के साथ अपने की इंग्लिश जो होती है वो वंस होती है। क्या होती है, वंस होती है। यहाँ पर हिज लगा है तो त्रुटि किस में है, हिज में है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन ई नंबर की ओर, तो इसमें बोला जा रहा है द एंटोनिम ऑफ बायरन। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, बायरन, बायरन का मतलब क्या होता है, बायरन का मतलब होता है भैया बंजर होता है। ठीक है, तो बंजर भूमि आप सभी लोग जानते हो। तो बंजर का जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है, उपजाऊ होता है। उपजाऊ का माने होता है फर्टाइल, माने उपजाऊ होता है।
ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इस प्रकार एक एंटानिम पूछा जाएगा, एक सिनोनिम पूछा जाएगा, एक आपसे यहाँ पर जो है इरर पूछी जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर एंटानिम सिनोनिम एक क्वेश्चन आता है, इरर आती है, और मीन्स मतलब मीनिंग भी एक पूछी जाती है, और आपसे ये एक देख सकते हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा गया है। ये सब वोकैबुलरी के अंतर्गत आता है, वोकैब आपका तैयार होना चाहिए। फिर बात करें यहाँ पर सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले पूछा जाएगा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आप सभी लोगों ने नरेशन पढ़ा है, नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर देखिए आपको ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया सेंटेंस, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है, 5 टाइप के सेंटेंस आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे, असर्टिव, इंट्रागेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, एप्टाटिव, है ना। तो उसी में से कोई ना कोई आपका यहाँ पर सेंटेंस इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। जैसे लिखा आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है। तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका यहाँ पर अर्थ निकालेंगे। तो आई सेड, मैंने कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद ना करो। तो मैंने उससे कहा कि अपना समय बर्बाद भैया ना करो, यानी उसको मैंने क्या किया, एडवाइस दी। क्या दिया मैंने, एडवाइस दी। तो सेड को आप किस में बदलोगे, एडवाइज्ड में बदलोगे, क्योंकि यहाँ पर योर है, योर को सेकंड पर्सन बोलते हैं। सेकंड पर्सन अगर इधर रिपोर्टेड पार्ट में सेकंड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट जोड़ना होता है सेड के बाद। तो यहाँ पर मैंने सेड को एडवाइज्ड में बदला, तो आई एडवाइज्ड, मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम जोड़ दिया, उससे कहा हिम जोड़ दिया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर टू लगाते हैं, लेकिन डू नॉट है, डू नॉट होने की वजह से यहाँ पर हम पहले नॉट टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नॉट टू लिखेंगे। उसके बाद वेस्ट लिखेंगे, और योर चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। आपने 1 2 3 SON वाला रूल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने हिम माना था, तो हिम के अकॉर्डिंग योर के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई, हिम का अपने की इंग्लिश क्या होती है, हिज होती है, हिज टाइम आपका हो जाएगा। तो इसको इनडायरेक्ट में आप कैसे बदलोगे, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। ठीक है, उसके समय को। ठीक है, यहाँ पर आई सेड हिम नॉट वेस्ट हिज टाइम, आपको इस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में माई टीचर सेड टू हिम, उसके बाद यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पर एक छोटी त्रुटि हुई, यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन होगा। ठीक है, ऑनलाइन टू, इसको आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ये असर्टिव सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो माई टीचर, असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को किस में बदला जाता है, टोल्ड में। तो माई टीचर टोल्ड हो जाएगा इस स्थान पर। उसके बाद हिम है, ऑब्जेक्ट है, लिख दीजिए, कामा डॉटेड कॉमा हटाने पर आप दैट लगा दीजिएगा यहाँ पर, और दैट लगाने के पश्चात यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही। तो लिखना माई टीचर टोल्ड हिम दैट, यू के स्थान पर ही, कैन का कुड कर देंगे, सेंड योर है, योर सेकंड पर्सन हिम के अनुसार चेंज होगा तो हिज हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, ऐसे आपको चेंज कर देना है। ठीक, समझ में आ रहा होगा, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उनको थोड़ी समझ में आएगा, क्योंकि पेपर अभी एक दिन के बाद है, आप सभी को पता है। फिर यहाँ पर बी पार्ट में पूछा जा रहा है कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड। ठीक है, सेंटेंस में जो भी बोला जा रहा है, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, और आप सभी लोगों ने कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंस पढ़ा है, चेंज करना भी आप सभी लोगों ने सीखा है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया, आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूँ। माई मदर गिफ्टेड टू मी इट टू मी, मेरी मदर ने इसे जो है गिफ्ट किया है। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 5 है, और 5 का ये आपका कौन सा पार्ट है, ये बी पार्ट है, 5 का बी पार्ट है। तो इसमें देखिए इसको आपको कैसे बदलना है, इसको आपको बदलना है, देखिए इसमें दिया गया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। ठीक, कंबाइन करना है। तो देखिए इसको आपको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आपने रूल पढ़े होंगे, इसको आप बदलोगे आई कैन गिव यू आर ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को विच वगैरह से जोड़ा जाता है, तो विच मतलब माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी मदर ने यानी मेरी माता ने गिफ्ट दिया है मुझे इस ड्रेस को। किसको, विच ड्रेस। तो आप लिखोगे आई कैन गिव यू ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड मी, जिसे मेरी माता ने गिफ्ट में दिया हुआ है। इस तरीके से इसको कंबाइन करना है सभी को। फिर अगला है डू इट लीव इट, डू इट का मतलब इसे करो, लीव इट मतलब छोड़ो। तो डू इट का मतलब इसे करो अथवा इसे छोड़ो, कंपाउंड में
एंड से जोड़ते हैं या तो और से जोड़ते हैं, और भी हैं वर्ड, ठीक है, और से जोड़ दोगे ये बन जाएगा डू इट और लीव इट, करो या तो इसे छोड़ दो, ठीक है। इस तरीके से आपको कंपाउंड में बदलना है। फिर सेक्शन सी पार्ट में देखिए क्या लिखा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड। आई कैन डू इट पैसिव वॉइस भी पूछा जाता है, पैसिव वॉइस सभी लोगों ने पढ़ा है। आई कैन डू इट का क्या बन जाएगा, आई कैन बी डन बाई मी। आई नहीं सॉरी गलती हो गई थोड़ा सा, यहाँ पर लिखा है आई कैन डू इट, तो आप लिखोगे आई, सही बोला मैंने, आई कैन बी डन बाई मी। ये पैसिव वॉइस के रूल के अकॉर्डिंग बन गया आपका। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज, और इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट का क्या होता है भाई, मोर होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। मोस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री में, मोर होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री में। तो मोर कर देंगे, इफेक्टिव कर देंगे, ठीक है, मोर इफेक्टिव, उसके बाद क्या लगाएंगे, देन लगाते हैं। फिर एनी, देखो इसका मतलब दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर डिसीज, ठीक है, मतलब यह सबसे इफेक्टिव रेमेडी फॉर, मतलब डिसीज का मतलब होता है बीमारी के लिए सबसे इफेक्टिव है, मतलब इसके अलावा कोई नहीं। तो आप लिखोगे दिस इज द मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस। एनी अदर में आपको यहाँ पर बदलना पड़ेगा, ठीक है। एनी अदर का मतलब किसी अन्य के अलावा, तुलना में, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में तुलना की जाती है, ठीक है ना। इसलिए हम मोस्ट को मोर में बदल देंगे और उसके बाद इफेक्टिव लगाएंगे, इफेक्टिव के बाद देन लगाएंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है। एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिसीज, ऐसे आपको बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में। आगे बात करें यहाँ पर, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको दो भी सेंटेंस दिए गए हैं, इनको करेक्ट करना है। यू आर सीनियर देन मी, यू आर सीनियर देन मी, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको करेक्ट करना है, ठीक। इसमें क्या गलत है, तो यू आर सीनियर देन मी नहीं होता, यू आर सीनियर टू मी होता है। क्या होता है, टू मी होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। कैटल्स नहीं होता है, आपने उसमें पढ़ा है किसमें भाई, सिंटैक्स में। कैटल्स नहीं होता है, कैटल होता है। कैटल अपने आप में बहुवचन होता है, तो एस हटा दीजिएगा बस, कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक है, चल रही हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर देखिए ई पार्ट में पूछा जाएगा, यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो पार्ट आपसे बोले जाएंगे, ठीक है, और एनी वन मतलब कोई एक चीज सही करना है, इसमें भी वन बोला गया है, ठीक है। मैं करा दोनों रहा हूं, लेकिन आपको करना वन है। यहां पर भी देख सकते हो, वन ऑफ द फॉलोइंग, वन आपको सही करना है, ये नहीं दोनों कर दीजिए। एनी वन, जो भी आपको आता हो उसको आप कर सकते हो, ठीक है। सब में वन वन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर दो वर्ड दी जाएंगे, दोनों की अलग अलग मीनिंग होंगी, उसको सेंटेंस के रूप में आपको यूज करना होगा बस। जैसे यहाँ पर सेल है, ठीक, एक सेल का मतलब क्या होता है, एक सेल का मतलब होता है बेचना, इस सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका, बायोलॉजी में आप सभी लोगों ने पढ़ा है। तो दोनों को सेंटेंस में यूज करना है। फिर आपका देखिए, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को अभी जो है समय बताया है, ठीक है। समय क्या होगा, समय मैंने आप लोगों को बता दिया, बहुत ज़्यादा समय नहीं, मैक्सिमम 10 मिनट का समय लेना है, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लेना। 10 और 15 मिनट समय बहुत है, ठीक है। इससे ज़्यादा समय लोगे तो आपका पेपर फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर बात करें यहाँ पर, ट्रांसलेशन द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको पैसेज दिया जाएगा, इसको इंग्लिश में बदलना रहेगा, ठीक। ये 5 अंक का आता है, तो 5 अंक का आता है। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आप प्रयास कीजिएगा, 10 से 15 मिनट में आप इसको जो है कर डालिएगा, ठीक है ना, ज़्यादा समय लॉस नहीं कीजिएगा। फिर आता है सेक्शन डी, क्या आता भाई, सेक्शन डी लिटरेचर। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जाएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड। 40 वर्ड में आपको क्वेश्चन के उत्तर देने रहेंगे, अथवा में एक देखिए यहाँ पर भी पूछा गया, यहाँ पर भी दो प्रश्नों के जवाब देने रहेंगे। 4 प्रश्न दिए हैं, 2 करने रहेंगे, ठीक है। अब इसमें से आपको एक करना है, इसमें से आपको एक करना है, ठीक है। और ये 4 अंक के क्वेश्चन होंगे। और जो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका सप्लीमेंट्री से पूछा जाएगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 80 वर्ड, मतलब 80 वर्ड्स, ठीक है। 80 शब्दों में आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, जो कि 7 नंबर का रहेगा, ठीक। 7 नंबर का रहेगा, 10 मिनट का समय आप आराम से ले सकते हो। और ये जो क्वेश्चन आता है वो आपके प्रोज वाले पार्ट से आता है, आप सभी को पता है, प्रोज वाले पोर्शन में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख सकते हो कि क्वेश्चन सब वही है, मतलब जो पुराने पेपर से होता था, बस फर्क इतना है कि क्वेश्चनों का जो पैटर्न है रखने का वो चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है पोएट्री से होता है। यहाँ पर आपसे बोला जाता है, रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब यहाँ पर जो भी आपको पैसेज दिया गया है इसको पढ़ना है और उसको फॉलो करते हुए आपको इन क्वेश्चनों का जवाब देना है।
10 मिनट के अंदर, ठीक है, मात्र 10 मिनट के अंदर, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या बोला जाएगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ठीक है। शुरुआत से आप 3 से 4 जो आपकी पोएम्स उनकी सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए, वहीं से एक आपकी सेंट्रल आइडिया आ जाएगी, लगातार तैयार कर लीजिए बस, ठीक, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक सेंट्रल आइडिया लिखने में भी आपको 10 मिनट का समय लेना है मैक्सिमम, 4 अंक का क्वेश्चन होता है, अच्छी राइटिंग में दूर दूर वर्ड्स को लिखना है। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 11 है, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड, 40 वर्ड में देना है। 5 मिनट का समय आप ले सकते हो, या आप 10-15 मिनट का समय चलिए ले सकते हो, आप ज़्यादा समय नहीं लीजिएगा, 15 मिनट का समय लीजिएगा, दोनों क्वेश्चनों का आप आंसर देख सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 11 होता है ये भी आपके सप्लीमेंट्री पोर्शन से होता है, ठीक है। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 12 होता है, क्वेश्चन नंबर 12 ये कहाँ से आता है भाई, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स। ये जो पोर्शन होता है आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ से आपसे पूछा जाता है ये कि एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 मतलब 7 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन होता है, यानी आपके, और मैक्सिमम आप समय अगर लेना चाहो तो 7 अंक का क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट 12 मिनट का समय लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस प्रकार इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे और आपका समय 3 घंटे का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आपके पास 15 मिनट बचेगा। 15 मिनट में आपको क्या करना है, शुरुआत से एक एक क्वेश्चन देखना है, कॉपी में कोई प्रश्न हमारा छूटा तो नहीं है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई ना कोई प्रश्न आपका अनिवार्य रूप से छूट ही जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने आप सभी लोगों को इस क्लास में बता दिया कि आपका 30 मार्च को जो पेपर होने जा रहा है उसका पैटर्न बिल्कुल हूबहू ऐसे ही आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इतने समय में आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छे अंक आप प्राप्त करोगे, ठीक है। अगर ज़्यादा समय किसी एक क्वेश्चन पर बर्बाद कर देते हो तब फिर आपका क्वेश्चन पेपर खराब हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको समय देना है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन पर ही आप सारा समय बर्बाद कर दें, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छा स्कोर इंग्लिश विषय में भी कर पाओगे। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।